नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बिना लाग लपेट के सत्य वचन से शुरुआत करना पड़ेगा। और देखिए, हम लोगों की पत्रकारिता में ये कहा जाता है कि आप सत्य से समझौता मत कीजिए। हालांकि असत्य का वातावरण चारों तरफ चल रहा है, लेकिन ये बात आपको आज स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। मामला तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। पैसों की बारिश शुरू कर दी गई है। ये लो साहब, 3% बढ़ा दिया। ये लो साहब, इतना 1000 करोड़ रुपए। ये लो यूनिवर्सिटी बना लो। ये स्किल लेबर के लिए कर लो। ये एयरपोर्ट बना लो। ये गाड़ियां ले लो। जो मर्जी कर लो। पैसे ले लो। ले लो पैसे। इस पे तो ला ही दिया। तुर कर ही दिया। और एक बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार में इस तरह की राजनीति की किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं बार-बार ये कहता हूं कि आलोचना ज़रूर की जानी चाहिए, सबकी की जानी चाहिए और सबको करने का अधिकार भी है, आपको करना भी चाहिए। कभी पंथ पर आलोचना कीजिए, कभी जाति पर कीजिए, कभी धर्म पर कीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए। लेकिन राजनीति के अखाड़े में ये सब तो चलता है और जब चलता है, तो चलाने वाले भी आएँगे और जब चलाने वाले आएँगे, तो फिर आप ये नहीं कह कह सकेंगे कि मेरी दही ज़्यादा खट्टी है या आपकी दही ज़्यादा खट्टी है। हर कोई यही कहने में लगा हुआ है कि मेरी दही ज़्यादा मीठी है। लेकिन खट्टा और मीठा का हिसाब जनता कर देगी नवंबर माह में। लेकिन सितंबर माह में ऐसा क्या हो गया? मित्रों, सितंबर माह में बिहार की राजनीति ने वो तूल पकड़ा कि पूरा अखाड़ा धूलों से भर गया। अब जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं और मल्लखंब करते हैं, तो कई बार धूल भी उड़ती है, कई बार नहीं भी उड़ती है, क्योंकि गीला-गीला कई बार अखाड़ा होता है। लेकिन ये जो अखाड़ा है, उसमें धूल खूब उठा और धूल ऐसा लगा कि वो धुआं बन गया और धुआं में सब कुछ धुंधला-सा दिखाई पड़ने लगा। सितंबर के महीने में प्रशांत किशोर ने पछाड़ दिया। अब किसे पछाड़ दिया? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, राजनीति पर जो पैनी नजर रखते हैं उनके लिए और जो पगडंडियों की यात्रा करते हैं, जो सड़कों की यात्रा करते हैं, जो हवाई यात्रा करते हैं, उनके लिए। अब सबके माथे पर जो बल आ रहा है, वो आ कैसे रहा है? नया एक सर्वे आ गया मित्रों और उस सर्वे के हिसाब से जो प्रशांत किशोर तीसरे पायदान पर चल रहे थे, वो पछाड़ करके अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं। जो रेटिंग है प्रशांत किशोर की, वो 23% हो गई है। मतलब 23% लोग अब प्रशांत किशोर को चेहरा देख रहे हैं बिहार का, मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में। ये और बात है कि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री तो वो तभी बनेंगे जब उनकी पार्टी को बहुमत आएगा या उनकी पार्टी को इतनी सीटें आए कि दूसरे पार्टी से अलायंस करे। अलायंस करने की बात प्रशांत किशोर पहले ही खारिज कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रशांत किशोर को मेजॉरिटी सीट चाहिए और मेजॉरिटी सीट अगर नहीं मिलेगी तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर बहुत ही सोच समझ करके अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं। वो हमेशा ये कहते हैं कि जन सुराज तय करेगी कि हमारी पार्टी का चेहरा कौन होगा। लेकिन वो साथ-साथ ये भी कहते हैं कि मैं चुनावी राजनीति से बाहर हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नीतीश कुमार की तरह मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं और पार्टी को लड़ाते रहूंगा और मैं मुख्यमंत्री बनते रहूंगा, कहीं से एमएलसी बन करके। वो नहीं कह रहे हैं प्रशांत। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर जनसुराज ने तय किया, मतलब उनकी पार्टी ने तय किया कि उनको चुनाव लड़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी डिसाइड करेगी और हम चुनाव लड़ सकते हैं। कभी प्रशांत किशोर ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
प्रशांत किशोर से जब ये पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे कमतर मत आंकिए। मतलब मुख्यमंत्री के पद को वो छोटा समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई हमारी बड़ी है। मतलब बिहार के लिए हमारी लड़ाई है, जो मुख्यमंत्री के पद से काफ़ी बड़ा है। और यहाँ कह कर के वो दोनों सवालों को वो निरुत्तर कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन भी सकता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकता हूँ। खैर, ये तो उनके सवाल-जवाब का सिलसिला है। महत्वपूर्ण ये है मित्रों कि जो रेटिंग एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं, जो ट्रैक कर रही है पॉपुलैरिटी के मीटर को, उस पॉपुलैरिटी के मीटर में प्रशांत किशोर ने सबको पछाड़ करके दूसरे पायदान पर छलांग लगा दिया। अब सबको किसको किसको पछाड़ा साहब? तो सबसे बड़ी बात है कि जो अब तक के सबसे पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, कम से कम इंडिया के अलायंस में, हालांकि उनका ग्राफ बड़ी तेजी से 2020 ऑनवर्ड्स गिरता ही जा रहा है और वो गिरते 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 16% पर आ गया। इसकी कल्पना स्वयं उन्होंने भी नहीं की होगी। माननीय नीतीश कुमार जी की मैं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी 16 नंबर पे पहुंच गई है। एक रेटिंग एजेंसी का मैं हवाला दे रहा हूं, जो कल परसों ही आया है, बल्कि कल ही आया है। और दूसरा तीसरे पायदान पर माननीय चिराग पासवान है 10% के साथ, और चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं सम्राट चौधरी 7% के हिसाब से। अब इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा है ही नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी अभी तक तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, अभी तक उनके तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव होगा महागठबंधन का। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ऐलान अभी तक नहीं किया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के मन में कुछ और चल रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आरजेडी से बार्गेन किया जाए इसी मुद्दे पर, और उनको दीवाल में एक प्रकार से कॉर्नर किया जाए और कहा जाए कि भाई आपके चेहरे पर बड़ी मुश्किल है। आपके चेहरे पर ये 2 कुनबा तो खड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी जो समाज का चेहरा है, बाकी जो समाज का कुनबा है, वो आपसे अलग हो जाता है। और मैं उन कुनबे को लाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मुस्लिम और यादव तो आपके साथ हो सकता है आ जाएं, हालांकि उस पर भी अब बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। क्लेमेंट की संख्या बढ़ गई है। मुस्लिम के वोट पर एक और क्लेमेंट घुस रहे हैं, एआईएम एआईएम के ओवैसी साहब। दूसरे कांग्रेस भी दावा ठोक रहे हैं। तीसरे बीजेपी भी दावा ठोक रही है, जेडीयू भी दावा ठोक रही है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक मुश्त वोट वो आरजेडी के साथ अभी भी इंटैक्ट है। मेजॉरिटी वोट शेयर जो है मुस्लिम का, वो आरजेडी के साथ अभी तक इंटैक्ट दिख रहा है। इलेक्शन में क्या होगा कहना मुश्किल है। सीमांचल में पिछली बार जो हुआ वो इस बार दोहराया जाएगा तो फिर समझिए कि आरजेडी की हालत बहुत खराब होगी। अगर सीमांचल में भी वो मुस्लिमों को अपने तरफ आकर्षित कर पाते हैं तो शायद आरजेडी की स्थिति अच्छी रहेगी। खैर, आरजेडी के चेहरे को कांग्रेस पार्टी अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है, और यही कारण है कि तेजस्वी अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं पॉपुलैरिटी रेटिंग में 36% के साथ। लेकिन 23% का जो उछाल है प्रशांत किशोर में, वो अब साफ दिखा रहा है कि प्रशांत बनाम मोदी और नीतीश होगा, प्रशांत बनाम तेजस्वी होगा। मतलब मैंने आपको इसके पहले भी जब मैंने एक कार्यक्रम किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, प्रशांत चुनावी रणनीति के मास्टर हैं और उनको मालूम है कि स्लॉग ओवर में बैटिंग कैसे की जाती है। और अगर उनकी ये पॉपुलैरिटी रेटिंग अक्टूबर में अगर 23% से एकाएक 36% क्रॉस कर जाए तो आप इसे अचंभित इससे नहीं होइएगा, या इसे आश्चर्यचकित नहीं होने की आवश्यकता है। ये हो सकता है। अब सवाल है कि मोदी आ गए हैं मैदान में। कैसे आ गए मोदी मैदान में? मोदी को इस बात का इल्म हो गया कि ऑन दी ग्राउंड प्रशांत की लहर थोड़ी चल रही है। अब ये लहर सुनामी में तब्दील होने के पहले उस लहर को शांत किया जाए, और कोई चारा नहीं है। तो आखिरी समय में हालांकि मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं बिहार को लुभाने की, अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले गए तो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया।
ट्रेनों की सौगात उन्होंने दे दी है। हालाँकि ये और बात है कि अभी भी आप किसी ट्रेन में जाएँगे तो रिग्रेट मिलेगा। अभी भी आप छठ पे और दीपावली पे अगर आप बिहार की यात्रा करना चाहते हैं, किसी भी जिले से, किसी भी कैपिटल से बिहार पहुंचना चाहते हैं देश के, तो आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स में रिग्रेट मिल जाएगा। अब ये तो रेल मंत्रालय समझे और सरकार समझे, लेकिन सरकार अपने तरफ से तोहफों की झड़ी लगा दी है। अब आखिरी झड़ी जो है, वो चूंकि कल या परसों, कल ही मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि संभवतः रविवार को या सोमवार को चुनाव आयोग का के तारीख की घोषणा हो सकती है। तो आज ही मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मोदी ने कहा कि साहब हम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, जो सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा थे, उनके नाम पर वहां पर विश्वविद्यालय खोलेंगे, स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, युवाओं के लिए एक बजाबता उन्होंने एक कमीशन बना दिया है, आयोग बना दिया है, और एक एक हजार रुपए तो फौरन कैबिनेट ने एक बड़ा बहुत ही प्रभावकारी लोग और लाभकारी फैसला कर दिया है। 3% उन्होंने डीए भी बढ़ा दिया, 2 या 3% डीए सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर की। तो 3% का वो भी इजाफा हो गया। 50-60 लाख लोग तो सीधे उससे प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा जो 10,000 रुपए का जो 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, अब एक और किस्त 25 लाख महिलाओं को ट्रांसफर कर दिया गया। वो भी ले लीजिए साहब। अब 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए चले गए। अब इसे आप घूस कहें चुनाव के पहले या महिला सशक्तिकरण करें। सवाल है कि महिला सशक्तिकरण अगर करना था तो चुनाव के पहले क्यों करना पड़ रहा है, अगर महिला सशक्तिकरण करना ही है। अब ये राजनीतिक पार्टियों की एक प्रकार से उनका ये शगल बन गया है, उनका ये चरित्र बन गया है कि चुनाव के पहले वोटर को लुभाने के लिए उनको खजाने खोल दो। तो खजाने खोल दिए गए हैं और 10,000 की जो दूसरी किस्त है वो भी चली गई। 10,000 की पहली किस्त तो पहले ही चली गई। तो सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह, फर्स्ट वीक तक ही पैसे की झड़ी लग गई। अब ये केंद्र सरकार की तरफ से हुआ, राज्य सरकार अलग झड़ी लगा रही है। एक और खुलासा हुआ अभी कैबिनेट के डिसीजन में कि एक और एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो भागलपुर शहर है, उसमें उसकी भी घोषणा कर दी गई है और उसके लिए 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं लैंड एक्विजिशन के लिए। अब वो 931 एकड़ लैंड है या 855 एकड़ लैंड है, उस पर अभी विवाद होना है, या अभी विवाद है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन 900 एकड़ से अधिक की भूमि का अधिग्रहण है। उस इलाके में अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास आवंटित कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। अब ये सब जो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी लगा रहे हैं, नीतीश जी लगा रहे हैं, उसके पीछे तेजस्वी जी नहीं है, उसके पीछे प्रशांत किशोर हैं। और ये प्रशांत किशोर का जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसको डाइल्यूट करने के लिए माननीय नीतीश जी और माननीय मोदी जी को अब दमखम लगाना पड़ रहा है। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा, जो कोई भी बिहारी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन बिहारी को एक बात का एहसास हो गया है कि साहब नेताओं को अगर आपको चुनौती देनी है, उनको डराना है, उनसे कुछ काम करवाना है, तो आपको इस तरह का कोई ना कोई खेल करना पड़ेगा। और जिस तरह से बिहार की जनता प्रशांत के समर्थन में लामबंद हो रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी लगातार उछाल भर रही है, ये वहां के अन्य नेताओं को अधिक जिम्मेदार बना रहा है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। भले ही प्रशांत को कास्टिस्ट कह करके जो कास्टिस्ट पार्टियां हैं या कास्टिस्ट कुनबा है, वो प्रशांत को डिफेम करने की पूरी कोशिश करेंगे उनकी जात को लेकर के, लेकिन प्रशांत इन इन आंधियों से बाहर निकल चुके हैं और प्रशांत ने कम से कम युवाओं के मन में जाति के जहर को खत्म कर दिया है। और वो जहर वो हो सकता है कि प्रशांत खुद पी रहे हों। मैंने कहा कि प्रशांत की आप आलोचना करें, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, सारी बातें एक तरफ हैं। लेकिन एक बात सभी बिहारी स्वीकार कर रहे हैं
कि इससे बिहार का भला होगा, नुकसान नहीं होगा। कम से कम मोदी जी को ये तो करना पड़ ही रहा है कि कर्पूरी जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का की घोषणा करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उधर प्रशांत किशोर अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हम 50 लाख जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है हमारे यहां से, जो मजबूरी में कुछ पैसों के लिए अपने माँ-बाप को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने जमीन जायदाद को छोड़ करके, उनके पास तो जमीन ही नहीं है, जो डिस्ट्रेस माइग्रेंट जो वर्कर हैं, उनके पास मोस्टली के 60% के पास जमीन है नहीं, जो उस तरह से माइग्रेट हो रहे हैं, या जिनके पास है वो भी मिनिमल है। तो उन उन वो जो डिस्ट्रेस वर्कर है, उनके लिए प्रशांत कह रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री बना देंगे और 1 साल के अंदर ये कोशिश करेंगे कि उन 50 लाख लोगों को कैसे बिहार में रोजगार दिया जाए, इस पर हम काम करेंगे 12 महीने के अंदर। अब आप देखिए, उसी से मिलता-जुलता मोदी जी का ये आ गया कर्पूरी स्किल यूनिवर्सिटी की कहानी। ये उसी से मेल खा रहा है। युवाओं को ₹1000 देने की जो रोजगार भत्ता है, उसकी कहानी, जो ग्रेजुएट है। क्योंकि उधर प्रशांत कह रहे हैं कि हम आपको देंगे ₹2000। प्रशांत कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे, उसका खर्च सरकार उठाएगी। अगर तब तक जब तक हम इस स्कूल को उस स्तर का नहीं बना देंगे, जहां आप अपने बच्चों को गर्व से पढ़ा सकें। तो अब ये परेशानी ऐसी हो रही है नीतीश जी के लिए, लालू जी के सुपुत्र तो उनको लग रहा है कि आप कुछ नहीं, हम तो मैदान में बने हुए हैं और ये वोट डिवीजन होगा। इस गलतफहमी में जी रहे हैं तेजस्वी यादव। वोट डिवीजन अगर होगा तो सिर्फ एनडीए का नहीं होगा, आरजेडी का भी होगा। क्योंकि आरजेडी के साथ वो वोटर्स जो कि एनडीए से या नीतीश से या जो मोदी को पसंद नहीं करते थे या जो नीतीश को पसंद नहीं करते हैं, वो वोटर आरजेडी की तरफ चले जाते थे स्वाभाविक रूप से। अब उनको एक विकल्प मिल रहा है और वो ईबीसी का एक वर्ग है। अब वो वर्ग कितना है? 5% है, 10% है, 2% है, 50% है, कह नहीं सकते। लेकिन वो वर्ग प्रशांत की तरफ रुख कर सकते हैं और इसीलिए ये उनकी पॉपुलैरिटी का जो मीटर है वो 23% पहुंच गया है। 23% मीटर किसी एक वर्ग का मीटर तो नहीं है मित्रों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशांत अगर 23% के ग्राफ पर पहुंच गए हैं पाई चार्ट में, तो वो किसी एक वर्ग का, एक समूह का वोट नहीं है। वो पॉपुलैरिटी का जो मीटर है उसमें सारी जातियां, सारे धर्म सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये उसकी उछाल है और ये उछाल जैसे जैसे अक्टूबर बीतेगा ये और बढ़ेगा और तब मोदी जी और नीतीश जी के लिए ये 2 दिन का वक्त है। आज तो उन्होंने जो करना था कर दिया। कल या परसों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अब जो कुछ भी घोषणा करनी है, जो कुछ भी कहना है, वो आज ही कह लेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं चुनाव के बीच में, मतदाताओं के बीच में अपनी बात आप कह सकते हैं कि भई हमारा ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र को देखिए। वो अलग बात है। लेकिन जो देने दिलाने की बात थी वो आज ही तक खत्म हो जाएगी। आज समझिए आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन माननीय मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला और वो मैदान में उतर गए। और मोदी जी को मालूम है कि ये जो ईबीसी वोट बैंक है 21-22% का, अगर वो छिटक गया, जो लाभार्थी भी है आपका, अगर वो छिटक गया तो राह बहुत कठिन हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी लगातार घटती जा रही है और ये पॉपुलैरिटी मीटर साफ-साफ दिखा रहा है कि नीतीश जी को अब लोग कह रहे हैं कि आपने अपनी सेवा दे दी, 20 वर्ष तक आप मुख्यमंत्री बने रहे, अब आप रिटायर हो सकते हैं। और नीतीश जी भी हर्ष स्वीकार कर लेंगे, बल्कि नीतीश के सपोर्टर भी स्वीकार कर लेंगे। अब जो लाभार्थी हैं, जो नीतीश के सत्ता में रहने से जिनको लाभ होता रहा है अभी तक, वो तो इस बात को पचा नहीं पाएंगे। उनकी तो नींदें हराम हो जाएंगी। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर कह रहे हैं 100 नेताओं और अफसर की लिस्ट तैयार है जेल भेजने के लिए, उनके पैसे की रिकवरी के लिए, ये जनता के मन में अगर बस गया तो जो मैंने आपको कहा है कि अक्टूबर के अंत तक पछाड़ देंगे, सितंबर में जिस तरह से बाकी 3 घोड़ों को उन्होंने पछाड़ करके दूसरा पोजीशन कर लिया है, अक्टूबर आते-आते हो ना हो प्रशांत पहले पोजीशन पर पहुंच जाएं।
बस एक ही फैक्टर काम करेगा। ये 100 लोगों के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट अगर उनके पास जो कोई भी लिस्ट है जिसमें वो लगातार कुछ लोगों के नाम वो बता भी रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से लड़ भी रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो करना है कर लो, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अपने भाषण में कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में कर रहे हैं, पत्रकारों के सामने कर रहे हैं, कैमरे पे कर रहे हैं। तो जनता में ये संदेश दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर डरपोक नहीं है और प्रशांत किशोर इन नेताओं से डरने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर साहब कह रहे हैं कि वो मर्डरर है, वो रेपिस्ट है, उनके खिलाफ फॉर्जरी का केस है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चला है, वो जेल काट करके आया है, इन्होंने 200 एकड़ जमीन खरीद लिया है, ये यहां से पैसा लेता है, इस अधिकारी का पैसा ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, साउथ अफ्रीका में है। इस तरह से प्रशांत किशोर सारे नेताओं और अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा जनता को दे रहे हैं सामने से, बिना धड़क दे रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशांत जिस तरह से हमले कर रहे हैं, लोगों में ये संदेश गया है कि प्रशांत के पीछे शक्ति आखिर कौन है? हो सकता है कोई शक्ति नहीं हो। प्रशांत को लग रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। हमने अपने जो कुछ भी पैसे कमाए हैं, वो भी इसमें दांव पे लगा दिए हैं। तो अब प्रशांत को लग रहा है कि अब पीछे हटने का तो कोई सवाल नहीं है। और जैसा कि अब मैंने आपको कहा कि ना दैन्यम ना पलायनम की इस के थ्योरी पर प्रशांत आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रशांत को इस बात का इल्म है कि पीछे बहुत गहरी आगे तो फिर भी सरपट मैदान है। हो सकता है कि हम मैदान को दौड़ करके जीत लें। हो सकता है बीच में हाफते-हाफते हम बीमार पड़ जाएँ। लेकिन पीछे अगर लौटेंगे तो खाई ही खाई है। प्रशांत उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां से नो गोइंग बैक है। तो उनको लड़ना ही पड़ेगा और अगर उनको लड़ना पड़ेगा तो फिर मजबूती। तो ये युद्ध भूमि में अब प्रशांत किशोर सीधे-सीधे आजमा रहे हैं और इसलिए अब मोदी जी को लग रहा है कि भैया कर्पूरी जी का नाम ले लो, स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी लगाओ, पैसे दो, पैसे ट्रांसफर करो, डीए बढ़ाओ, डियरनेस अलाउंस बढ़ाओ, जो मर्जी है करो, पैसे फेंको, फेंको, पहुंचाओ, लोगों के अकाउंट तक पहुंचाओ, लोगों के जेब तक पहुंचाओ, पहुंचाओ, जैसे भी तैसे हो पहुंचाओ, प्रशांत को रोको। तेजस्वी से उनका कोई मुकाबला नहीं था। अगर प्रशांत नहीं होते तो एनडीए निश्चित रूप से 160 पार कर जाती, जो अमित शाह जी कह रहे हैं। निश्चित रूप से कर जाती और सिंगल आउट हो जाते तेजस्वी इसमें। और आप देखिएगा धीरे-धीरे तेजस्वी अब धीरे-धीरे मीडिया से भी गायब हो रहे हैं। वो स्टेज भी प्रशांत ले रहे हैं। तो क्या मुकाबला प्रशांत बनाम नीतीश हो जाएगा? प्रशांत बनाम मोदी हो जाएगा? क्योंकि मोदी वहां पर बैकफुट से खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर तो नीतीश कुमार हैं। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव बढ़ेगा, नीतीश बैकफुट पर आएंगे और मोदी फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अब यही दिक्कत होगी। मोदी से प्रशांत को टकराना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मोदी की क्रेडिबिलिटी डाउन नहीं गई है। नीतीश की वजह से हो सकता है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी डाउन हो, लेकिन मोदी के खिलाफ अपना एक थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अभी भी मोदी की क्रेडिबिलिटी उस तरह से नीचे नहीं गई है। तो मोदी और प्रशांत के बीच में टक्कर होगा, मुकाबला होगा। तेजस्वी तो आप समझिए वो एक सर्टेन वोट बैंक को लेकर के घूमेंगे, इसके अलावा तेजस्वी कुछ नहीं करेंगे। ये बात ठीक है, 30% से ऊपर का उनका वोट शेयर बना रहेगा। लेकिन प्रशांत अगर अपने वोट शेयर को 15 से 20% लेके चले जाते हैं, फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए 15 से 20%, तो 15 से 20% वोट शेयर का मतलब होता है कम से कम 40 सीट, कम से कम। और 40 सीट का मतलब है किसी की सरकार नहीं बनना। और वैसी स्थिति में अगर फिर दोबारा चुनाव हुआ तो ये 40-50 सीट, 40 सीट का हवाला दे करके प्रशांत कहेंगे कि हमें सत्ता तक पहुंचा दो और फिर मामला पलट सकता है। इस रणनीति पर प्रशांत काम कर रहे हैं, उनको मालूम है। इसीलिए प्रशांत कहते हैं कि नहीं, मैं बीच पे नहीं अटकूंगा, बीच में नहीं अटकूंगा। या तो मैं फर्श पर रहूंगा, 10 के नीचे रहूंगा, या फिर मैं अर्श पर रहूंगा, मतलब 150 के ऊपर रहूंगा या 150 के आसपास रहूंगा। प्रशांत अपने वोटर को और बिहारी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप अगर हमारे ऊपर भरोसा करें तो पूरा भरोसा करें, हाफ भरोसा ना करें, उसमें मामला गड़बड़ा जाएगा।
पूरा भरोसा कीजिए और 100 दिन का आपको रिस्क है। सारे बिहारी अगर ये सोच लें कि 100 दिन का रिस्क ले लेते हैं प्रशांत के लिए, तो मामला कुछ भी हो सकता है। और 100 दिन का रिस्क मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि ये 5 चीजें अगर मैं अगले 90 दिन में नहीं कर सका, तो 100 दिन के अंदर हमारी सरकार इस्तीफा दे देगी। अब इसका मतलब है कि 100 दिन का मतलब है कि 3 महीना 10 दिन। अब 3 महीना 10 दिन का रिस्क तो कोई भी स्टेट उठा सकता है। और अगर ये जनता अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलेशन कन्विंस हो गई कि एक बार ले लेते हैं रिस्क 100 दिन का, ले लेते हैं रिस्क 100 दिन का, और ये 100 दिन का रिस्क आप देखेंगे कि धीरे 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 अक्टूबर के आखिर तक आते आते मामला जम जाएगा। अब चुनाव अक्टूबर के बाद होगा, दीपावली छठ के बाद होना है, नवंबर में चुनाव होना है, सारे पर्व त्योहार अक्टूबर में ही खत्म हो जाएंगे। तो अगर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक प्रशांत किशोर गांव गांव में जन जन में ये घुसाने में कामयाब हो गए कि 100 दिन का रिस्क है, 100 दिन का रिस्क ले लो, और 100 दिन के रिस्क लेने के लिए बिहार के लोग तैयार हो जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए बिहार का यह चुनाव पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़े शोध का विषय होगा। और मैं तो कह रहा हूं कि देश भर के जितने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो अभी से चले जाएं बिहार और वहां जरा जरा देखना शुरू करें, शोध करना शुरू करें कि जनता के मन में क्या क्या फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत मल्टी फैक्टर्स बिहार के चुनाव में काम करेगा। अन्य जगह के चुनाव से बिल्कुल अलग है, रीजन वाइज फैक्टर्स हैं वहां पर बिहार में। एक ही मतदाता वोट देने के पहले कई फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, और उसमें कौन सा फैक्टर बलवती होगा, कौन सा फैक्टर प्रोमिनेंट हो जाएगा उस मतदाता विशेष के लिए, यह देखना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रशांत को यह मालूम है कि किस फैक्टर पे लाके मतदाता को फंसा लेना है, मतदाता को रोक लेना है। और वो फैक्टर, ये मतदाता जिनके पास अभी पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, मतदाता जिनको ये कहा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी और आपको हम एयरपोर्ट दे रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, महिलाओं को नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं कि आपने हमने आपके लिए बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, किया है, तो हमको उसका ख्याल रखिएगा और उसके बदले में आप मुझे वोट दीजिएगा। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सबके पीछे मित्रों, प्रशांत की अगर वो एक फैक्टर काम कर गई 100 दिन के रिस्क का, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मोदी के लिए और नीतीश के लिए। तेजस्वी को तो वो गिन नहीं रहे हैं। तेजस्वी के बारे में प्रशांत को मालूम है कि ये जो वोट शेयर है, उसको हम ब्रेक करने में, उसको डेंट करने में मुश्किल होगी, लेकिन हो सकता है कि उनकी रणनीति में, उनकी प्लानिंग में तेजस्वी का वोट बैंक भी हो। वो बार बार कहते हैं कि अगर यादव को ही वोट देना है तो तेजस्वी को क्यों, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हम ये उम्मीदवार देते हैं। मुसलमान को ही वोट देना है तो तेजस्वी को क्यों, हम मुस्लिम बढ़िया उम्मीदवार देते हैं, इनको वोट दो। अगर इस झांसे में, अगर उनके इस बात में यादव और मुसलमान कुछ परसेंट भी आ गए तो उनके लिए राह बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि बाकी यंगस्टर्स के बीच में, जैसा मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि 30 वर्ष से जो कम आयु है वो 21% से अधिक है, और 40 वर्ष से जो कम आयु है वो 46% के आसपास है। तो ये जो यंगस्टर हैं, वो यंगस्टर अगर अक्रॉस द कास्ट रिलीजन दीवाने हो गए प्रशांत के, तो ये 23% का जो पॉपुलैरिटी मीटर है वो 36% पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रशांत के सारे सिपह सालार बहुत एक्टिव भी हैं, तो लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है, और मोदी बनाम प्रशांत की जो लड़ाई होगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं ये देख जानता हूं कि मोदी इस युद्ध में, अगर प्रशांत जीतते हैं तो मोदी निराश नहीं होंगे, मोदी खुशी होंगे, क्योंकि मोदी को मालूम है कि बिहार को अगर ये जो 35 वर्ष की जो स्थिति है बिहार की, जिसमें न चाहते हुए भी बिहारी जात के मुद्दे पर फंसा हुआ है, उससे अगर बिहार किसी भी कारण से निकल गया, फिर बिहार को रोकने वाला कोई नहीं है।
फिर बिहार आगे निकल जाएगा। फिर आप देखेंगे बिहार में चमकते हुए शीशों की बिल्डिंग आपको हर शहर में दिखेगी। फिर दिखेगी कि कॉरपोरेट हाउसेस बिहार पहुंच रहे हैं। फिर आपको दिखेगी कि वही बाढ़ का जो इलाका है, वही इलाका आपके लिए सोने का इलाका हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके स्टेट में पानी है, तो आप मिरेकल कर सकते हैं, मिरेकल। फिर इंडस्ट्री कैसे आएगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक बात जो बिहार को पीछे ले जा रहा है, वो है बिहार की जकड़न, जाति। दूसरे स्टेट में भी जाति है, लेकिन बिहार की जाति का जो चरित्र है, वो अलग है। आप कल्पना कीजिए 35 साल से 2 चेहरे सत्ता में बने हुए हैं। 35 साल से 2 चेहरे। इसके पीछे कौन-सा फिनोमेना काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? और अगर इसी भाव पर प्रशांत अटैक कर रहे हैं और प्रशांत बिहारियों को आंदोलित करने में कामयाब हो गए कि इन जड़ता से ये जो जड़ भाव है, इससे अगर आप बाहर निकल गए तो बिहार में शीशों के बिल्डिंगों के कतार लग जाएंगे अगले 10 वर्षों में। इसमें कोई शक नहीं है। योगी मॉडल देखिए, जिस नोएडा से मैं आपको अभी आपसे जुड़ रहा हूं, उस नोएडा में पिछले 5 वर्ष में योगी ने क्या किया? तो कुछ भी मिरेकल हो सकता है। जो 2000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही थी नोएडा में, अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनियां गुड़गांव में थी। अब नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनियों की संख्या 5000 से अधिक हो चुकी है। और आप वो कल्पना नहीं करेंगे, जिस जिस गली से भी, जिस सड़क से भी आप नोएडा में गुजरेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये भारत का डिस्ट्रिक्ट है, भारत का शहर है। तो अगर नेता में दम हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर प्रशांत ने ये भाव ने जनता में जगा दिया कि हम शीशे की बिल्डिंगों की कतार लगा देंगे, आप 100 दिन का रिस्क ले लो, तो कुछ भी संभव है। मुकाबला बड़ा तगड़ा है। मोदी बनाम प्रशांत बनाम नीतीश बनाम तेजस्वी। देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।